हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, एडमिन्स रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर रिलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी को हम कंटिन्यू उस पर स्टडी करें, इसका कोई इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर है या हम कहीं एट प्रेजेंट में भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा, ठीक है ना। तो उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास दो अलग मेन कंसेप्ट है जो हमें डिस्कस करने हैं। वैसे हमारे टॉपिक तो यही है, और इसको जब हम बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी की हमें आवश्यकता क्यों है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझें, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है। सबसे पहले हम बात करें अनुभव मूलक पद्धति, इट मीन्स एम्पेरिकल मेथड, उसको समझना भी जरूरी है हमारे लिए। और इसी का एक सेकंड जो पार्ट है मानकीय पद्धति, इट मीन्स नॉर्मेटिव मेथड। अगर हम देखें फर्स्ट एम्पेरिकल मेथड एंड सेकंड नॉर्मेटिव मेथड, आखिर इन दोनों का अगर हम कहें क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, तो इसको जब हम समझेंगे तो हम पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेवेंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करें आखिर एम्पेरिकल मेथड, अनुभव मूलक पद्धति होती क्या है। जैसे हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड वो हमने लिखा है। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा भी समझें, जैसे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, हम बात करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें सोशल साइंस, इट मीन्स सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम देखें क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल साइंस में एम्पेरिकल मेथड, इट मीन्स अनुभव मूलक पद्धति का एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। वो कैसे है, अब हम देखें। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कोई भी वस्तु की हम बात कर सकते हैं, सपोज करें कोई भी वस्तु या हम कहें कोई भी घटना, इंसिडेंट, अगर हम कहें इनको हम अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर हम अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगर हम समझ नहीं पाएंगे, अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी सपोज करें इंसिडेंट की हम बात करते हैं, कोई भी घटना है, अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो उसका हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम उसको किसी भी कंसेप्ट को, या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, क्या उसकी व्याख्या संभव है, इम्पॉसिबल, असंभव। तो हमें देख सकते हैं जैसे हम उसका एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं, उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन पहले उसको अंडरस्टैंड करना होगा, पहले उसको समझना होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हम उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, और व्याख्या किस डायरेक्शन में करनी है ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चलिए, ये तो हमें एक बात की कि इस तरह का अगर हम देखते हैं कोई भी वस्तु की हम बात करें, या कोई भी एक इंसिडेंट, कोई भी घटना हो। लेकिन अब हम बात करें, जैसे स्टडी से ही आप देखिए, ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका, इट मीन्स नॉलेज। नॉलेज किसी भी तरह की हो सकती है, किसी वस्तु से जुड़ी हो सकती है, किसी भी इंसिडेंट से जुड़ी हो सकती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, या इन्वायरमेंट में हम देखते हैं बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अगर हम उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे मैंने बात की अभी घटना, इंसिडेंट, अगर हम चाहते हैं इसको अच्छे से समझें, ठीक है ना, तो जैसे हम बात कर सकते हैं, एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों की बात की जाती है। ज्ञानेंद्रियों की जब हम बात करते हैं, मीन्स अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, इसमें हमने देखा जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। एडवेंस अगर हम बात करें आई,
ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अगर हम देखें क्या ये, अगर हम देखते हैं 5 ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना, क्या इन सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी इंसिडेंट को, हम किसी भी घटना को समझने के लिए अगर हम माने, ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं जो सेंस ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल मेथड। सेंस ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें, ठीक है ना, 5 ऑर्गन्स की हम बात करें, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आखिर इन सभी का कोई रोल है अगर हम किसी भी इंसिडेंट को समझना चाहते हैं। तो जैसे हम आगे देख सकते हैं, अनुभव के आधार पर कोई निष्कर्ष, इट मीन्स अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, और डिपेंड करता है कि हम किस परसेंटेज तक उनका यूज कर पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस भी हमारा बन सकता है, और फाइनल एक कंक्लूजन। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि अगर हम किसी भी इंसिडेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। विदाउट अंडरस्टैंड कि हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते, और किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एम्पिरिकल मेथड की, जैसे हम बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो यह क्या होता है कि संपूर्ण विज्ञान का एक आधार। अगर हम देखते हैं किसी भी तरह की, हम देखते हैं चाहे सोसाइटी में, चाहे हम सोशोलॉजी में हम बात करते हैं, समाजशास्त्र में भी अगर हम सोसाइटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें भी हम उसका यूज करते हैं सेंस ऑर्गन्स का। वो सारा एक प्रोसेस है। लेकिन क्या हम कहें कि हम सेंस ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल ना करें और हम कहें कि सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है? क्या पॉसिबल है? अगर हम देखते हैं, आंखों से हम देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट जो अगर हम बात करें, ठीक है ना, आंखों से देखने के बाद ही हम एक तरह का एक हमारे जो हाइपोथेटिक्स की आइडियाज़ की हम बात कर सकते हैं, जो हाइपोथेटिकल आइडियाज़ होते हैं जिनको हम काल्पनिक विचार कहते हैं। तो जैसे हमारी जो भी आंखें, ठीक है ना, जो भी एक पिक्चर उसको देखती है, उसके बाद ही हमारा माइंड काम करना शुरू करता है। और ये भी हो सकता है हमारे कान जो भी सुन पाते हैं, ठीक है ना, सुनने के बाद फिर ऐसा भी होता है, और अगर हम देखते हैं नोज या टंग, फिर उस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। अगर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सब अपने ऑर्गन्स के हम यूज कर पाते हैं तो उसके बाद हम फिर कुछ एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं अगर हम किसी सोशल साइंस में ही इसका इम्पोर्टेंस है, और किसी फील्ड में हम बात करें, और स्पेशली हमने स्टार्टिंग में बात की थी सोशल साइंस। अगर हम देखते हैं चाहे सोशोलॉजी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हम हिस्ट्री, या फिर हम कहें इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, सभी क्या है सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वैसे तो अगर हम देखते हैं चाहे फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उन सभी में भी हम सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। या कहें सोसाइटी में जो भी एक्टिविटी हम कर पाते हैं उन सभी में हमें सेंस ऑर्गन्स का यूज करना होता है। और जैसे बात की गई है कि अनुभवमूलक ज्ञान ही संपूर्ण विज्ञान का आधार है, मीन्स एम्पिरिकल नॉलेज इज द बेसिस ऑफ द कंप्लीट साइंस। चलिए उसके बाद अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो हमारे लिए बहुत ईजी हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड रेज, हैंड मीन्स हाथ उठाना। सपोज करें हाथ उठाने का भी अलग अलग मीनिंग हो सकता है, अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। और ये हमारे जब थोड़ा सा इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे जब हम बात करेंगे रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, तो उसमें जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यह काफ़ी हेल्प करेगा हमें। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम देखें जब हैंड रेज की बात आती है, सपोज करें क्लासरूम, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, क्लासरूम हो सकता है, कंपनी मीटिंग हो सकती है, कॉलेज मीटिंग हो सकती है, क्रिकेट एम्पायर हो सकता है, और बाय बाय। लेकिन हमें देखें क्या हैंड रेज करना, अगर हम कहें हाथ उठाना, क्या सभी का एक मीनिंग हो सकता है? सपोज करें बात की जा रही है क्लासरूम, क्या क्लासरूम में जब हम हैंड रेज करते हैं तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है तो कुछ डाउट्स होगा या कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें पूछना है, तो इसका मीनिंग तो ये हो सकता है क्लासरूम में, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद हम बात करें कंपनी मीटिंग की, अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कुछ हैंड रेज करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है।
या तो ऐसा हो सकता है जैसे हम देखते हैं कॉलेज मीटिंग होती है, या फिर हम कहीं किसी कंपनी की मीटिंग होती है, तो उसमें ये भी हो सकता है हम वोटिंग कर रहे हों। ऐसा ही तो होता है कि हम कोई भी समझ करें, कोई भी इस तरह का इशू चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, या कोई भी इस तरह से वोटिंग हो सकती है, तो उसमें फिर हैंड रेज किया जाता है। तो ऐसा भी एक मीनिंग निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कंपनी मीटिंग में भी हैंड रेज किया जाता है और अटेंडेंस ही होती है, या अटेंडेंस के साथ साथ में हम कहें कि क्वेश्चन ही रेज होगा 100% और कोई काम ही नहीं हो सकता? नहीं, अलग अलग मीनिंग होगा। क्लासरूम में अलग मीनिंग होता है हैंड रेज करने का, और कंपनी मीटिंग की हम बात करते हैं उसका अलग मीनिंग होता है। कॉलेज मीटिंग होती है तो उसका अलग, और क्रिकेट एम्पायर की हम बात करें जब हैंड रेज किया जाता है, या तो हो सकता है सिक्सर का इशारा हो सकता है, या फिर वाइड बॉल, उसका भी अलग अलग मीनिंग हो सकता है। चलिए, और बाय बाय, जब हम किसी को, ऐसा भी होता है कोई फ्रेंड सर्कल है और अब हम उसको अपने घर जाना है और हमें अपने घर जाना है, तो फिर हम बाय बाय कर देते हैं, या सारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन अगर हम देखते हैं ये सारी कंडीशन किस बेस पर बनती है? जो आंखों ने देखा है, ठीक है ना, जैसी सिचुएशन होती है उस तरह का एक एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है। तो जो ऑर्गन्स को लेकर हमने बात की, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक एम्पेरिकल मेथड होता है उसका काम क्या होता है? इट मीन्स नॉलेज। किस तरह की नॉलेज? अगर हम देखते हैं क्लासरूम में किस तरह की जो भी एक एक्टिविटी होती है उसके बेस पर हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और अगर हम कंपनी मीटिंग में हैं तो अलग तरीके से ऑर्गन्स, लेकिन डेफिनेटली हम इनका यूज करते ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो उनका यूज ना करे और कहे कि मैं अपनी जो भी मुझे बात कहनी है मैं सब कुछ कह सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट को तो हमने कंप्लीट किया है, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, मानकीय पद्धति, इट मीन्स नॉर्मेटिव मेथड। अगर हम देखते हैं जिसमें बात कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की अगर हम देखते हैं, ह्यूमन लाइफ बहुत सारी एक्टिविटी करता है। मानव जीवन में अगर हम देखें कौन, एक ह्यूमन, एक व्यक्ति बहुत सारी एक्टिविटी करता है, और एक्टिविटी करने के पीछे वजह क्या होती है? वह चाहता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बन पाए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉर्ट आउट कर पाएँ, समाधान होगा तो क्या होगा? ह्यूमन लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो फिर क्या होगा? फिर हम सोचते हैं क्या होना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है। इट मीन्स अगर हम कहें व्हाट शुड हैपन, मुझे क्या करना चाहिए? अगर हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही है तो फिर हम क्या करते हैं? ठीक है भाई, सब ओके है। लेकिन जब हमारे कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम बात करें हमारे लाइफ में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और स्टेट में हम देखते हैं जैसे हम अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करते हैं, तो स्टेट, सोसाइटी, किसी फैमिली से हम जुड़े होते हैं डेफिनेटली। लेकिन हम ये भी देखते हैं, अगर हम फैमिली में देखते हैं कि फैमिली में सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर हम सोचते हैं ठीक है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या हो सकता है? फिर हम सोचते हैं क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है नहीं, फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस तरह से हम कुछ ना कुछ, जैसे हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करें, मानव जीवन क्या चाहता है? कुछ ना कुछ प्रयोजन की हम बात कर सकते हैं, आइडल्स की, गोल्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि मेरा ओनली ये टारगेट है। हम ये भी देखते हैं उससे, अगर हम एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई भी हमारा हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ और भी हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, और भी हम किसी और भी प्रयोजन या किसी भी और भी उद्देश्य से हम उस काम को कर रहे होते हैं। स्पेशली कोई एक मोटिव नहीं होता है हमारा कि मुझे ये काम करना है और इससे मुझे सिर्फ यही काम, इसमें मुझे ये अचीव करना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ में, ठीक है ना, गोल्स तो बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें, गोल्स तो बनाए जा सकते हैं, और पर्पज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ उद्देश्य की हम बात करें या पर्पज, ठीक है ना। लेकिन ये सारी जो कंडीशन बन जाती है, हम ये डिसाइड तो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी होती है, हम एक्टिविटी करते हैं सोसाइटी में, तो हमारे गोल्स भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा है कि मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। मानव जीवन अगर हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे हम देखते हैं स्टेट में भी जब ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, स्थिरता नहीं है, और तो ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं
उसके बाद जो ह्यूमन लाइफ अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करते हैं, उन समस्याओं का रिजोल्व करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये तो चाहते हैं कुछ ना कुछ प्रयोजन किया जाए, कुछ गोल्स सेट किए जाएँ, कुछ आइडियल्स की हम बात करें, कुछ आदर्श बना लिए जाएँ, लेकिन हम इस तरह का एक स्पेसिफिक एरिया तो बना लेते हैं, लेकिन क्या उससे 100% श्योरिटी मिल पाती है? नहीं। जैसे हम देखते हैं, क्या हम किसी भी अगर हम बात करें, चाहे मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात करते हैं और अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम बात करें, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम मानते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है और हमारा जो नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल ओके है, बहुत ही बेहतरीन, मज़े में है, फर्स्ट क्लास? क्या ऐसा हो सकता है? हम किसी भी तरह के सिस्टम में हम देखें, ठीक है ना, हमें कुछ ना कुछ अपने बारे में खुद ही सोचना होता है और फिर हम क्या करते हैं, जब सोचते हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ गोल्स की हम बात कर सकते हैं, कुछ आइडल्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी उद्देश्य हम बना सकते हैं, प्रपोज या ठीक है ना, इस तरह का एक प्रयोजन बना लेते हैं। लेकिन हमें भी होता है कि जैसे हम स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट में जैसे एग्जाम्पल भी हमने सेट किया इसमें, तो हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट की या हम कहें सरकार की भूमिका, इट मीन्स रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि सरकार की भूमिका क्या होती है। जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी ठीक उसी तरीके से कुछ ना कुछ गोल बनाती है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, अपना कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो, जिसको हम कहते हैं कि अपना कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो तो बनाया है, इस तरह की घोषणा भी की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो गोल उसने सेट किया था सत्ता में आने से पहले तो उसी गोल पर वह काम करती है, नहीं, उसके गोल्स भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे हमारे सर्कमस्टांस, जैसे जैसे हमारी परिस्थितियाँ बदलती रहती है तो हमारे जो गोल्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हम चलें, अगर हम देखते हैं जो भी ट्रेडिशनल्स की अगर हम बात करते हैं, जो भी प्रचलित जो भी व्यवस्था बनी होती है उससे जरूर नहीं है कि हम सेटिस्फाई रहें, उससे खुशी रहें, ऐसा भी होता है हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जो भी सिस्टम में चल रहा है हम बिल्कुल खुश मजे में हैं, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो लंबे समय से जो भी व्यवस्था में चल रही होती है, चाहे हम बात करें मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोनार्की सिस्टम से हम देखते हैं जो राइट्स पब्लिक को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते, तो फिर हम देखते हैं हम किस में सेटिस्फाई महसूस करते हैं, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें कि हाँ अब हम रियलाइज एक तरह का अलग तरीके से रिलैक्सेशन, ठीक है, तो वो कंडीशन एक हम कह सकते हैं कि डाउनलोड सिस्टम में हम महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हम कुछ टाइम बाद उसमें भी फिर उसमें कमियां निकालने लगते हैं कि इसमें तो ये कमियां हैं, ये सुधार होना चाहिए, लेकिन इस तरह के एफर्ट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि सिस्टम में, तो उसकी आलोचना हम क्यों करते हैं? आलोचना करने के पीछे वजह ये भी है कि हम चाहते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस तरह की योजना बननी चाहिए जिससे समाज में सुधार किया जाए, समाज में पुनर्निर्माण हो, समाज में नई नई तरक्कियाँ हो पाएँ, एजुकेशन में डेवलपमेंट किया जाए, या हम कहीं हेल्थ सिस्टम की हम बात कर सकते हैं कि इस तरह का एक एफर्ट्स किया जाए। लेकिन हम देखें जो एक एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सरकार की भूमिका, हम ये देखते हैं सरकार को हम किस तरह से मानते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी मुद्दे हैं स्टेट में उन सभी का सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सरकार जब सत्ता में आ जाती है, ठीक है ना, तो जैसे हम बात करते हैं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ठीक है ना, तो होता क्या है, अगर हम बात करें जो पक्ष वाले तो चाह रहे हैं कुछ ना कुछ इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो रूलिंग पार्टी है वो चाह रही है कि एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं, रोजगार को लेकर कोई कानून इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन विपक्ष वाले चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रोजगार गारंटी एक्ट होने चाहिए। तो फिर क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में? जनरली अगर हम देखते हैं तो यह अपनी पावर, शक्ति, अपनी शक्ति के बल पर जो भी अपोजिशन की जो भी डिमांड्स हैं या पब्लिक की जो डिमांड्स हैं उनको क्या कर सकती है, उनको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है। जो डिमांड्स हो रही हैं अपनी पावर का यूज किया जा सकता है, पुलिस फोर्स की हम बात कर सकते हैं, पैरामिलिट्री बुलाई जा सकती है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट में हम देखें जैसे पीजेंट मूवमेंट, उसको जो पीजेंट मूवमेंट कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए, ठीक है ना, क्या कुछ नहीं किया जा रहा, मीडिया को कैप्चर किया जा चुका है,
और हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग तरीके से स्टेट अपने तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट आम जनता की समस्याओं पर ही फोकस किया जाएगा या उस तरफ ही वह देखेगा। स्टेट को अपने तरीके से काम करना होता है। तो जैसे हमने बात की, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अब जरूरी ये है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी एट प्रेजेंट में हम देखें बहुत सारे इशू बन रहे हैं कि रोज़गार दो, गवर्नमेंट से रोज़गार की डिमांड की जा रही है। लेकिन हम भी देखें आखिर अपोजिशन वो चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जो भी इस तरह की एजेंडा बनाती है सत्ता में आने से पहले, या जो भी कमेंटमेंट किए जाते हैं, लेकिन ज़रूर है कमेंटमेंट जो किए जाते हैं वो सक्सेसफुली होते हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाना चाहती, अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाना चाहती और अपोजिशन जो चाह रहा है वो भी पूरा नहीं करना चाहती, ठीक है ना, लेकिन एक काम कर सकती है उसके लिए। अगर उसको हम कहें कि लंबे समय तक उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक वेलफेयर स्टेट इट मीन्स हम बात करें जो लोअर सेक्शन है उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की पॉलिसी लेकर आ सकती है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह के एक एफर्ट्स किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की एम्पेरिकल मेथड पर हमने बात की आखिर उसके बेनिफिट क्या हो सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात की नॉर्मेटिव मेथड, इसको भी हमने समझा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझा, ठीक है ना। गवर्नमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इट मीन्स सरकार की भूमिका, उसके माध्यम से हमने देखा कि आखिर इस तरह के एफर्ट्स क्यों किए जाते हैं। नॉर्मेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं मीन्स अगर हम बात करते हैं कि मानकीय पद्धति, इस तरह का एक एफर्ट्स किया जाता है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी में बदलाव हो सकता है। लेकिन ऐसा बदलाव होने के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ सडनली हो जाएगा या इंस्टेंट हो जाएगा, उसके लिए कंटिन्यू एफर्ट्स करना होता है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको भी क्रिटिसाइज करना होता है। गवर्नमेंट के जो गोल्स या हम के जो भी उद्देश्य होते हैं या जो भी प्रयोजन होते हैं, जो भी आइडियल्स की हम बात करें, जो भी आदर्श होते हैं, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन के भी अपने मानव के भी अपने गोल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, आइडियल्स हो सकते हैं, और वो सारे हम प्रयोजन की बात कर सकते हैं। वो सभी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है, लेकिन इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर इसकी प्रासंगिकता क्या है उसको भी हम समझेंगे कंटिन्यू। तो जैसे अभी हमने एम्पेरिकल इट मीन्स अनुभव मूलक पद्धति, और इसमें हमने देखा मानकीय पद्धति जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव मेथड, उसको हमने कंप्लीट किया है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि हम एम्पेरिकल मेथड क्या होता है, अनुभव मूलक पद्धति क्या होती है, और नॉर्मेटिव मेथड इट मीन्स अनुभव मूलक के साथ साथ में हमने मानकीय पद्धति के बारे में भी समझा। और इन दोनों को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसके बाद हम जैसे स्टार्टिंग से ही हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता इट मीन्स रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसको अब आगे हम समझने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें आखिर राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों है, या फिर हम कहें इसका रिलेवेंस प्रासंगिकता क्या है इसकी, तो आइए जाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। हम कह सकते हैं 3 प्रिंसिपल पर बेस है ये, ठीक है ना। आखिर 3 प्रिंसिपल कौन से हैं, 3 अगर हम देखते हैं पॉइंट्स को लेकर, तो सबसे पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है इसका, हम कह सकते हैं व्याख्या करना। इट मीन्स अगर हम बात करें सबसे जो इम्पोर्टेंट है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता इसलिए भी है, इसका आगे बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्याख्या, अगर हम बात करें व्याख्या करने का काम करता है। जनरली अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंस की भी हम बात कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस के भी हमने स्पेशली बहुत सारा कुछ उसमें भी डिस्कस किया है। और इम्पोर्टेंस के पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा एक बार उसको समझेंगे, इस पर एक हमारा सेपरेट वीडियो है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इट मीन्स राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, हम क्यों इसको कंटिन्यू उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि आखिर इसकी प्रासंगिकता, उसमें भी हम देखते हैं व्याख्या करने का काम करता है ये, ठीक है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं इट एक्सप्लेन्स एट द मोस्ट जनरल लेवल पॉसिबल। और इसमें हम बात करते हैं मूल्यांकन करता है ये, अगर हम बात करें इट्स एवेल्यूट्स एंड टेल्स अस व्हाट वी शुड डू, और क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ भी हमें कौन बताता है, पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए इसका रिलेवेंस है। और इसमें हम देखें नेक्स्ट वर्तमान और भविष्य की स्थिति, इट मीन्स
अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, करंट एंड फ्यूचर, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये भी है, अगर हम देखते हैं फर्स्ट व्याख्या करने का काम करता है, एक्सप्लेनेशन की हम बात कर सकते हैं, और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इवेल्यूट्स, दैट मीन्स मूल्यांकन करता है और हमें क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं इसका रिलेवेंस इसलिए भी है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए ये भी हमें बताता है, और हम ये भी देख सकते हैं वर्तमान और भविष्य, दैट मीन्स करंट एंड फ्यूचर कंडीशंस को लेकर भी हम देखते हैं, इसमें हम डिस्कस कर पाते हैं, और हमें ये भी बताता है पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही हम जान पाते हैं हम कौन हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें हमें ये भी बताएगा कि हम कौन हैं, हु वी आर। तो ये सब कंडीशन है, लेकिन इसको समझ तो हम पाते हैं इजली, लेकिन इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, आखिर रिलेवेंस 3 पॉइंट्स को भी अगर हम बेस बना ले और हम कहें कि हाँ एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट है और कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, ये नहीं, हम थोड़ा सा और भी डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कुछ जनरल से क्वेश्चन है हमारे जिसको हम कहते हैं मानव जीवन के बड़े सवाल, दैट मीन द बिग क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आखिर मानव जीवन से जुड़े बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट समझ, अंडरस्टैंडिंग, सेकंड एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट भविष्यवाणी, प्रोटेक्शन, और नेक्स्ट एथिक्स यानी कि नैतिकता, नेक्स्ट नॉर्मेटिव, उस पर ऑलरेडी हमने पहले से डिस्कस किया है, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल मेथड, और उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ नॉलेज की हम बात कर सकते हैं, आत्मज्ञान जिसको हम कहते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आखिर व्याख्या तक एक्सप्लेनेशन तक हम कैसे पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझे, स्टार्टिंग में सपोज करें कोई भी समस्या है या कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, सपोज करें सबसे पहले होता क्या है, सपोज करें एक मानव, एक ह्यूमन है, और उसके सामने हम कह सकते हैं वो किसी भी स्टेट में रहता है। लेकिन अगर हम देखें एक मानव है, एक ह्यूमन है, और वह किसी ना किसी स्टेट में तो रहेगा, चलिए राज्य में रहेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होगी, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। स्टेट में हम रहते हैं, जब सर्वाइव करते हैं किसी भी स्टेट में, लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर उसको क्या करते हैं, सबसे पहले समस्या है तो सबसे पहले उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे माइंड में क्या होता है, काल्पनिक, जिसको हाइपोथेटिक बोलते हैं हम। जैसे हमारे माइंड में बहुत सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन काल्पनिक विचार की हम बात कर सकते हैं, हाइपोथेटिक थॉट, काल्पनिक विचार आते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर मंथन चलता है, उसमें एनालिसिस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, विश्लेषण, और फिर उसमें ये भी हो सकता है एनालिसिस करने के टाइम पर हम तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लॉजिकल पावर का यूज भी कर सकते हैं, और तब जाकर के हम व्याख्या करते हैं सही क्या है और गलत क्या है, एक निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट में होता क्या है, विश्लेषण करने के साथ साथ में हमें भी कह सकते हैं फाइनल निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकाल पाते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद हम व्याख्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, काल्पनिक विचार बनेंगे, बनने के बाद क्या होगा, हम देख सकते हैं एक समझ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ के साथ एकदम व्याख्या पर, एक्सप्लेनेशन पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट सपोज करें, इन दोनों के बीच में क्या होता है, हम कह सकते हैं एक स्टेट में व्यक्ति रहता है, स्टेट को अच्छे से समझ पाता है, स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता विदाउट प्रॉब्लम के स्टेट सर्वाइव नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज होती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ में हम देखते हैं जैसे भी हम स्टेट की या प्रॉब्लम्स को लेकर जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले हम समझ तो बहुत कुछ जाते हैं और कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते सिस्टम में चल क्या रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथेटिक आइडियाज़ की हम बात कर सकते हैं, एक काल्पनिक विचार, माइंड में बहुत कुछ अपना ही एक इस तरह का रोटेशन बनता रहता है, कुछ ना कुछ आते रहते हैं विचार, और धीरे धीरे हम उन पर वर्क भी कर पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते ही हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते, रिजल्ट जीरो ही रहता है। लेकिन जब विचार आते हैं तो उसमें एक परसेंटेज ये भी होता है, अगर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी भी कर पाते हैं, कुछ नंबर ऐसा भी होता है ह्यूमन का एक नंबर, लेकिन समझने के साथ साथ में उस पर मंथन भी किया जाता है, जिस पर हम कह सकते हैं
समझ के साथ साथ में डीपली स्टडी, इट मीन्स गहन अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं फिर किसी ना किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच पाते हैं, और जब हम एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं तो फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट को लेकर या प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उसके बाद हम व्याख्या कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया कि किस तरह से एक सिस्टमैटिक हम उसमें चल पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को समझा है और तुरंत हमने उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। एकदम से ऐसा तो नहीं हो सकता इंस्टेंट हम एकदम से इतना जंप करें कि हम सब कुछ सोल्यूशन भी कर पाएँ किसी प्रॉब्लम का, नहीं। लेकिन हम ये देख पाते हैं जब पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर हम बात करते हैं तो मानव जीवन, इट मीन्स ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं, लेकिन हम ये भी देख पाते हैं समझ को लेकर बात की जा रही है। इट मीन्स हम देखते हैं स्टेट लेवल पर या हम कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है ना, तो इसमें हम देख पाते हैं विश्व में हो क्या रहा है। इट मीन्स फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो सारे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको अगर हम समझ पाते हैं तो रिलेवेंस तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और इस पर 100% क्वेश्चन रिपीट होता है कि आखिर रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समझ। इट मीन्स जनरली हमें देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, और रिलेवेंस पर जब हम बात करते हैं तो थोड़े कन्फ्यूजन बनते हैं कि आखिर रिलेवेंस का मतलब क्या है। रिलेवेंस का मतलब सिंपल सा यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम एट प्रेजेंट में इसको स्टडी कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आगे भी हम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कुछ फ़ायदा है तो हम उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखेंगे, अगर कुछ बेनिफिट ही नहीं है तो फिर हम क्यों रखेंगे कंटिन्यू प्रोसेस में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देख पा रहे हैं अगर इसके कुछ हमें बेनिफिट्स नज़र आते हैं, हमें लग रहा है कि हाँ व्याख्या करने का काम करता है, किसी भी कंसेप्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में एक्सप्लेनेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इवेल्यूट से हम बात करते हैं मूल्यांकन करना, और उसके साथ साथ में हमें क्या करना है ये भी एक डायरेक्शन देता है। कौन? पॉलिटिकल थ्योरी तो देता है डायरेक्शन हमें। और उसके बाद वर्तमान अगर हम देखते हैं जो एट प्रेजेंट में जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम समझ पाते हैं। फ्यूचर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट या हम कहें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। किसके बेस पर ढूंढ पाते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से। इसलिए इसका रिलेवेंस है एट प्रेजेंट में भी और फ्यूचर भी रहेगा, इसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग को लेकर, समझ को लेकर विश्व में चल क्या रहा है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत सारे इशू बने हुए हैं। अगर हम देखते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, अगर हम समझ पाते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बात कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ में हम देखते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंट इशू हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात की जा सकती है, ये तो हो गया इन्वायरमेंट से जुड़ा। लेकिन इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर सकते हैं, बेरोजगारी को लेकर बात की जा सकती है, और हम बात कर सकते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम देख पाते हैं। लेकिन अब बात आती है नेक्स्ट, ये तो ठीक है कि हम विश्व में चल क्या रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, तो वो सारे बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ में व्याख्या की बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में हम देखें विश्व में घटनाएं क्यों घटित हो रही है। इट मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे जानने के लिए अगर हम चाहते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन की हम बात करें, जो कुछ भी हो रहा है वह क्या भविष्य में भी जारी रहेगा। जो भी एट प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे वो किसी तरह की कोई भी इंसिडेंट की हम बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो एट प्रेजेंट में भी है तो वो भविष्य में इट मीन्स फ्यूचर में भी वह कंटिन्यू रहेंगी या नहीं, या इन फ्यूचर नहीं रहेंगी, वो सारी हम कह सकते हैं कि ऐसा जो अभी कुछ हो रहा है वो भविष्य में भी रहेगा या नहीं रहेगा। इसका आंसर भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से मिलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं नैतिकता, एथिक्स की हम बात करें, जो कुछ भी हो रहा है वो सही चल रहा है या राइट एंड रॉन्ग की हम बात कर सकते हैं, सही है या सही नहीं है, दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, और समझ के साथ साथ में हमारी व्याख्या ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन अगर प्रॉपर है, सही है, तो हम बात कर सकते हैं, हम जज भी कर सकते हैं जो सिस्टम में चल रहा है, जो स्टेट में कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत है, तो उसको लेकर हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मेटिव, इट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए।
और क्या किया जाना चाहिए, इट मीन्स मुझे करना क्या चाहिए और क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारे हम देखते हैं, बहुत सारे इस तरह के कंडीशन बन सकती है। जैसे हमने अभी जो नॉर्मेटिव पर भी डिस्कस किया, नॉर्मेटिव मेथड क्या होता है, इट मीन्स मानकीय जो उपागम है या हम कहें जो पद्धति है, मानकीय पद्धति वो क्या है, उस पर भी हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, ये भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए हैं समझ को लेकर, व्याख्या को लेकर, भविष्यवाणी, नैतिकता, मानकीय या फिर आत्मज्ञान, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और इथिक्स, नॉर्मेटिव एंड सेल्फ नॉलेज, इन सभी के अभी आंसर मिलने बाकी हैं। अभी आंसर इनके हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस तरह के जब हमारे माइंड में इस तरह के एक क्वेश्चन जनरेट होंगे तो उनका डेफिनेटली हम सॉल्यूशन भी चाहेंगे। अगर हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग कि विश्व में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करें, विश्व में घटनाएं क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे हम कहें स्टेट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं या फिर स्टेट के साथ साथ में हम कहें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, वो सभी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर एट प्रेजेंट में कोई भी इंसिडेंट या हम कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो भविष्य में भी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पर हमें अब डिटेल में डिस्कस करना है। दोस्तों जैसे कि हमने बात की मानव जीवन के बड़े सवाल, तो आइए हम जानते हैं मानव जीवन के बड़े सवाल, इट मीन्स बिग क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, समझ को लेकर हमने बात की, और व्याख्या, भविष्यवाणी, नैतिकता, मानकीय और आत्मसम्मान। अब सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, जैसे अभी अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमने बात की, एक्सप्लेनेशन पर भी हमने बात की, व्याख्या क्या है, लेकिन हमें देखते हैं आखिर समझ दोस्तों जैसा अभी हमने डिस्कस किया मानव जीवन के बड़े सवाल, आखिर दोस्तों जैसा अभी हमने मानव जीवन के बड़े सवाल पर डिस्कस किया और रिलेवेंस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, आखिर पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिलेवेंस है या हम कह रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जैसे हम देखें मानव जीवन के बड़े सवालों पर हमने डिस्कस किया, और अगर हम देखें फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग को लेकर, इट मीन्स बिग क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो फर्स्ट हमने बात की समझ को लेकर, समझ क्या है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, और थर्ड प्रेडिक्शन, इट मीन्स भविष्यवाणी। नेक्स्ट एथिक्स की हम बात करते हैं, मॉरलिटी, ठीक है ना, और नेक्स्ट मानकीय, नॉर्मेटिव, और नेक्स्ट है इसमें सेल्फ नॉलेज। लेकिन जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे कि आखिर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमें भी देखते हैं अगर हम इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। आखिर पॉलिटिकल थ्योरी हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, किस तरह से हमारे हम कह सकते हैं प्रॉपर हमें गाइड कर रहा है। तो हमें भी देखते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर कि विश्व में क्या कुछ हो रहा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आखिर विश्व में क्या कुछ हो रहा है, और वस्तुएं हम कहें वस्तुओं में बदलाव क्यों हो रहा है, या नए नए इंसिडेंट्स, घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, घटनाक्रम क्या चल रहा है, या क्या कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर हम बात करें क्या भविष्यवाणी, अगर हम देखें क्या हम कह सकते हैं फ्यूचर को लेकर हम कोई बात कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं। और सही गलत पर हम क्या कुछ सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ या हम सब कौन हैं, तो ये सारे हम देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी का सॉल्यूशन हम अब ढूंढते हैं आखिर है क्या सब ये। इन सभी जितने भी क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में हम देखते हैं, इन सभी का अभी हमें सॉल्यूशन करना है। लेकिन हम देखें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक सवाल के जवाब के बिना हम कह सकते हैं
ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम कहें कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हम बहुत अच्छे से लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग्स ना हो, सोसाइटी को लेकर हम कुछ समझ ही ना रखें, कि हम सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ बहुत ही अच्छे से है, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा रहा है? क्या पॉसिबल हो सकता है? फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे अगर हम सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाएंगे। या हम कहें कि विदाउट एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, बिना व्याख्या के हम सब कुछ समझ जाते हैं और बहुत ही अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर हम कहें प्रोडक्शन, भविष्यवाणी, अगर हम अपने लाइफ में जैसे हम देखते हैं बहुत सारा कुछ हम एडवांस में सोच के चलते हैं कि इन फ्यूचर ये हो सकता है, ये हो सकता है, कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में हम ये भी देखते हैं, अगर हम कुछ सही सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के हमें चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ गलत सोचते हैं तो उसके हमें जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव मिल पाता है, ये हम जान सकते हैं। लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं अगर हमें किस तरह से किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाने के बाद हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो सभी कुछ हम देख सकते हैं। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं सोसाइटी में हमें सब कुछ रियलाइज भी होता रहता है कि मैं कौन हूँ या हम कौन है, मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ या नहीं हूँ, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन उन सभी को हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी, अगर हम किसी एनीबॉडी, किसी पर्सन की हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, तो इसमें बात की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना, अगर हम कहें जितने भी क्वेश्चन हमने बात किया, अगर इन सभी का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है या इनका आंसर नहीं है हमारे पास, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। तो मानव जीवन की बात की जा रही है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इट मीन्स मानव जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन हमें देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें पद सोपानीय समाज, इट मीन्स हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल सोसाइटी। और हायरार्किकल सोसाइटी में हम देखते हैं उसमें अलग अलग तरह का सिस्टम बन सकता है। अगर इसमें हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अलग अलग उसमें हम कैटेगरी बना सकते हैं। सबसे ऊपर हम एलिट क्लास या हम कहें उच्च वर्ग, उसके बाद हम मध्यम वर्ग, और उसमें हम निम्न वर्ग, और इसमें हम एक लेबर क्लास या कुछ और ऐसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें भी देखते हैं अगर हम सोसाइटी में जो एक हायरार्किकल जो सिस्टम बना होता है, सबसे टॉप पर हम देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, उच्च वर्ग, इट मीन्स हाई प्रोफाइल या हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। या उसमें हम ये भी देखते हैं और भी एक पार्ट अगर हम बना लें, जैसे किसान वर्ग की या लेबर क्लास की हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो एक कंडीशन है, आखिर हम ये देखते हैं आखिर हम सोसाइटी के बारे में कितना कुछ समझ पाते हैं। जैसे जैसे हम ये भी देखते हैं, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रोग्रेस होती है, हमारी समझ विकसित होती रहती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम जैसे हमारा जन्म हुआ, हम कहें कि 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के हम हैं और हम सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कोई भी किस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हायरार्की सिस्टम के लेकर जब हम बात करते हैं, एक सोसाइटी जो बनी होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी सडनली इंस्टेंट नहीं हो पाती या इस तरह की नहीं बन पाती। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी, हम कहते हैं हम बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह से हम सोसाइटी को समझ पाते हैं। और सोसाइटी के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं, जब हम सोसाइटी को समझते हैं तो उसमें एक वर्ड किससे हम देखते हैं इस्तेमाल होता है, वो है सामान्य बुद्धि। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के माध्यम से हम धीरे धीरे जो बातें हमें नहीं भी बताई जाती या जो हम सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसको हम सीख पाते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कुछ जो भी सोसाइटी में जो भी कुछ होता है उसमें कुछ बातें तो हमें फैमिली के द्वारा इस तरह से आप हमें इस तरह की सूचना दी जाती है या इस तरह का कुछ भी हमें प्रॉपर गाइड किया जाता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें जो फैमिली से जो भी हमें नॉलेज मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, वो हम कह सकते हैं अथाह भंडार होता है, उसके बाद हमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जो फैमिली से जो भी जिस तरह की भी एजुकेशन हम कह सकते हैं या जो भी नॉलेज हमें फैमिली से मिलती है वो उसका एक परसेंटेज अलग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर स्टडीज, उन सभी जो एक नॉलेज हमें मिलती है वो अलग तरीके की होती है। लेकिन हम ये भी होता है कि सभी बातें या हम कहीं सभी कुछ हमें सिखा नहीं जाता, कुछ चीज़ें हम कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि, अपने माइंड का यूज करते
हुए भी हम सीख पाते हैं, धीरे धीरे हम सीखते ही रहते हैं। और इसको हम और भी अलग तरीके से देख सकते हैं। सोसाइटी में हम देखें, जैसे ये तो हो गया कि एक सोसाइटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग, समाज को लेकर अपनी समझ अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं, अगर हम बात करें ABCD की, अगर हम बात करें, ठीक है ना, उसमें एक कैटेगरी हम बना लें ABCD। अगर हम कहें A की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है, ठीक है ना, B की कम हो सकती है, C की ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें तो उसमें ऐसा भी हो सकता है A की ज़्यादा हो सकती है, B की कम हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है A की बहुत ज़्यादा हो सकती है, A और C की उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो सभी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। अब डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली में सर्वाइव करते हैं, किस तरह की, हम कहें एक सोसाइटी का वो पार्ट है, ठीक है ना। डिपेंड तो इस पर भी करता है ना, कि अगर हम किसी भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो उस तरह की हमारी थिंकिंग बनती है। लेकिन हमें भी देखते हैं कि चाहे वो किसी तरह की भी कोई फैमिली है, या कोई भी, हम कहें कोई भी क्लास सिस्टम है, लेकिन हम ये भी देखते हैं सभी कुछ हम फैमिली से नहीं सीख पाते, सभी कुछ हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से नहीं सीख पाते। बहुत सारा कुछ ये होता है जो इन्वायरमेंट होता है उस सभी से हम सीख पाते हैं। लेकिन उसके बाद हम बात करें सोसाइटी में, हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के, अगर हम देखें अलग अलग तरह की 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 3 तरह के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। फर्स्ट की अगर हम देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन है, फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव क्रिएचर्स। अगर हम बात करें आखिर रिफ्लेक्टिव क्रिएचर्स है क्या, इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं चिंतनशील प्राणी या चिंतनशील व्यक्ति। और इसमें एक कैटेगरी ये हो सकती है वर्कहोलिक पर्सन की हम बात करें, या एक जो, अगर हम बात करें एक वर्कहोलिक की, हम एक स्टूडियस पर्सन की हम बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या सारी कैटेगरी एक जैसा काम कर पाती हैं? फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो क्या है, रिफ्लेक्टिव, इट मीन्स चिंतनशील प्राणी की हम बात करें, व्यक्ति की, रिफ्लेक्टिव पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो कैटेगरी सेकंड जो बन सकती है वो है स्टूडियस पर्सन। स्टूडियस पर्सन क्या होता है, जो चिंतनशील व्यक्ति के बाद जो नंबर आता है वो क्या है, एक अध्ययनशील व्यक्ति। अध्ययनशील व्यक्ति स्टूडेंट की हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद एक कैटेगरी और है, वो कैटेगरी कौन सी है, जो 3 कैटेगरी हम बात करें, थर्ड कैटेगरी है वर्कहोलिक पर्सन। हालांकि जो एक कैटेगरी है, जो इसको हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही कम्प्रीहेंसिव तरीके से उसको विस्तार दिया है। पब्लिक ओपिनियन का एक हमारा स्पेशल वीडियो है, तो उसमें हमने बात की है कि कम्प्लीटली आखिर ये है क्या, चिंतनशील प्राणी क्या काम करते हैं, और इसमें जो स्टूडेंट पर्सन होते हैं उनका काम क्या होता है, और इसमें जो वर्कहोलिक पर्सन होते हैं उनका काम क्या होता है। तो ये सब कुछ हम समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं। अगर हम देखते हैं जो सबसे टॉप पर जो कैटेगरी है वो कौन सी है, रिफ्लेक्टिव क्रिएचर्स की है, ठीक है ना। आखिर इनका काम क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन रेज करते हैं, बड़े क्वेश्चन रेज करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी वही कर पाते हैं। बड़े क्वेश्चन उठाते भी, एट मीन्स रेज भी किए जाते हैं, और उनकी अपनी दुनिया अलग होती है। जैसे हम सभी अपनी अपनी दुनिया में अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। तो सारी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। भले ही हम एक जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन किसी के लिए बुक्स ही सब कुछ है, बुक्स ही उसकी दुनिया है, किसी के लिए मोबाइल फ़ोन ही उसकी दुनिया है, और किसी के लिए, ठीक है ना, यूट्यूब ही उसकी दुनिया है, किसी के लिए फेसबुक ही उसके लिए दुनिया है। तो सभी अलग अलग दुनिया में जीते हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी समझ, आखिर हम जिस भी दुनिया में रहें, ठीक है ना, या जिस भी हम वर्ल्ड में रहें, हमारी अपनी समझ अलग अलग होती है। लेकिन हम भी देखते हैं किस तरह के जो रिफ्लेक्टिव क्रिएचर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हैं, और क्वेश्चन रेज करने के साथ साथ में उसका कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढ पाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो कैटेगरी है, किसी भी सोसाइटी में इस तरह की कैटेगरी हम देख पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेज भी करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, जैसे पूरे सिस्टम को किस तरह से मैनेज करना है, क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, हम कहें स्टेट में डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स किए जा सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं। जिसमें ऑथर की हम बात कर सकते हैं, पॉलिटिशियन की हम बात कर सकते हैं, कोई थिंकर हो सकता है, कोई सोशल रिफॉर्मर हो सकता है। वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी यही तो है, चिंतनशील प्राणी। तो उसके बाद हम देखें, हमने कुछ अलग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण पर भी हमने थोड़ा सा देख लेते हैं, और लोकमत पर भी अगर हम देखें, आखिर जैसे हम लोकमत की हम बात करें, आखिर पब्लिक ओपिनियन अगर हम बात करें, और उससे पहले सोशलाइजेशन, आखिर सामाजिकरण होता क्या है।
सामाजिकरण, इट मीन्स अगर हम देखते हैं हम समाज में रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, हमारा विकास होता रहता है। उसके लिए कोई स्पेशल हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है 10 ईयर के बाद हमारा सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। आखिर उसमें टूल्स क्या क्या काम करते हैं, तो जैसे हम देख सकते हैं फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं। मीडिया या हम कहें और भी पॉलिटिकल पार्टीज, और पार्लियामेंट की हम बात कर सकते हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें, तो सारा एक एलिमेंट्स है जो काम करते रहते हैं। अगर हम पब्लिक ओपिनियन में भी देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और स्पेशल जैसे मैंने बात की इस पर स्पेशल वीडियो है, अगर उसको हम देखेंगे तो डेफिनेटली हम समझ पाएंगे कि पब्लिक ओपिनियन है हमारी, हम देखते हैं हमारी सोच, अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो भी सोसाइटी में जिस तरह से भी किन किन का एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को बेहतर बना पाता है, वो सब कुछ हम जान पाते हैं। हमारी लाइफ कितनी अच्छे से बन पाती है, किस तरह सोसाइटी को हम समझ पाते हैं, और सोसाइटी में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे हम ये देखते हैं, एक हमने बात की है कम्युनिटी, समुदाय, और उसके बाद सोसाइटी। फर्स्ट कम्युनिटी, सेकंड, और उसके बाद प्राकृतिक विश्व, इट मीन्स नेचुरल वर्ल्ड। आखिर इन तीन एलिमेंट्स को लेकर अगर हम बात करें, आखिर इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने बात की है अंडरस्टैंडिंग को लेकर, समझ को लेकर हमने बात की है, और उसके बाद व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, उन सभी पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स तो हमारे क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, आखिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर हमारा स्टेटस, अगर हम बात करें हमारा खुद का स्टेटस सोसाइटी में क्या कुछ है। जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम किसी भी सोसाइटी का पार्ट हैं, अगर हम बात करें किसी भी सोसाइटी, स्टेट या फैमिली की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में जो एक स्टेटस होता है हमारा, ठीक है। अगर हम फैमिली से अलग हो जाएं या फैमिली हमें अलग कर दे, तो उसके बाद हमें सोचना होता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इजीली फैमिली का पार्ट बने हुए हैं, सोसाइटी का पार्ट बने हुए हैं, किसी भी सोसाइटी का या स्टेट का हम पार्ट बने हुए हैं, तो फिर हमें इतना कुछ सोचना नहीं होता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम समुदाय से अलग होने की स्थिति हमारी क्या होती है, हमारा स्टेटस क्या होता है, क्या हम उस टाइम पर कुछ क्वेश्चन रेज कर पाते हैं? डेफिनेटली करते हैं। उसके बाद सोसाइटी की हम बात करें, अगर किसी सोसाइटी में कोई ऐसा अननोन पर्सन या एक स्ट्रेंजर व्यक्ति की हम बात करें, ठीक है ना, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति अगर किसी भी सोसाइटी में एंटर कर जाए, इट मीन्स अगर आ जाए किसी भी सोसाइटी में, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन है ये व्यक्ति जो इस सोसाइटी में आया है, क्या काम करना है इसको, कुछ काम से आया है, क्या चाहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरली किस वजह से बन रहे हैं? कॉमन सेंस की वजह से, ठीक है ना, सामान्य बुद्धि, हमारा माइंड उसी तरह से सोचने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं भी है विलेज लेवल पर भी, अगर हम देखें किसी फैमिली में कोई ऐसा नॉन पर्सन आता है और हमें दिख जाए तो हम पूछते हैं कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखते हैं सोसाइटी को लेकर, कोई ऐसा अननोन पर्सन जो आपने कभी नहीं देखा अभी तक, लेकिन सोसाइटी में जब एंटर करेगा तो सभी एक हम कह सकते हैं जनरल क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि आखिर कौन है, क्या कुछ काम करने वाला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन रेज क्यों हो रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन इसलिए रेज हो रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ, वो धीरे धीरे विकसित हो रही है। क्योंकि सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, स्टेट की हम बात करते हैं, तो स्टेट में तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कम्युनिटी को लेकर, समुदाय को लेकर ही हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी कम्युनिटी से अगर हम अलग हो जाते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। नहीं, उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, कम्युनिटी के बाद सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, कोई अननोन पर्सन की जब एंट्री हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद भी हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक विश्व, एट मीन्स नेचुरल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, विश्व में भी हम देखते हैं, प्रकृति में हम देख सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे हम कहीं भी रहें, अगर हम देखते हैं बीमारी की हम बात करते हैं, डिजीज, ठीक है ना, कोई भी डिजीज हो सकती है, फ्लड की बात कर सकते हैं, भूकंप, ठीक है ना, और सैड वाली सिचुएशन की हम बात करें, आखिर हमें भी देख सकते हैं डिजीज, बीमारी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कभी भी
कभी भी हम देख सकते हैं इन्वायरमेंट में हम कहें या किसी भी स्टेट की हम बात करें, आखिर डिजीज की हम बात करते हैं, बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई भी समस्या आ सकती है। जैसे अभी हम देखिए पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है ना, क्या पहले से पता था कि इस तरह से बहुत सारे कंट्री इफेक्ट होंगे कोरोना से? क्या इस तरह से हमें पता नहीं होता। हमें भी देखते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, दुनिया ही अलग होती है, विस्तार से हम इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें देख पा रहे हैं कि जिस तरह से सोसाइटी में बहुत सारा हम बदलाव देख पाते हैं, तो नेचर में भी हम देखते हैं, प्रकृति में भी इस तरह का बदलाव होता रहता है। और हमें भी देखते हैं आखिर बीमारी की हम बात करें, डिजीज या फिर हम ओल्ड एज, बुढ़ापा क्यों आता है और क्या कुछ इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे सामने। उसके बाद बाढ़ की हम बात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी जल स्तर नदियों का बढ़ जाता है, ठीक है ना, वाटर लेवल जब भी ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली बाढ़ तो आनी ही आनी है। और बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं उसके बाद, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। भूकंप, जब भी भूकंप की हम बात करते हैं, अर्थक्वेक, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, भूकंप आने पर हम देखते हैं बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी, ठीक है ना, धराशायी हो जाती है। लेकिन हमें भी देखते हैं कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है, क्या इसका कोई रोकथाम के कोई उपाय किए जा सकते हैं? लेकिन हमें भी देखें कि प्रकृति हमारे अनुसार काम नहीं करती है, प्रकृति अपने अकॉर्डिंग, हम चाहे कितना भी सोचेंगे प्रकृति को वही करना है जो उसको करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी देखते हैं दुनिया में सुख और दुख क्यों है। अगर हमें दुखी लेने या हम कहें अगर दुखी हमारे जीवन में हिस्सा था तो फिर हमें इस दुनिया में आए क्यों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखें आखिर ये सब इस तरह के जो भी क्वेश्चन हमने रेज किए हैं, ठीक है ना, चाहे हम कम्युनिटी को लेकर, सोसाइटी को लेकर, या हम कहें प्राकृतिक विश्व, नेचुरल वर्ल्ड को लेकर, जितने भी क्वेश्चन रेज हुए हैं उन सभी में हम देख सकते हैं आखिर सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो उसमें हम देख सकते हैं कॉमन सेंस के माध्यम से हम कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बीमारियां बढ़ रही हैं उसके लिए हम कोई ऐसा एफर्ट्स करें, कुछ भी हम कहें, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए, उन सभी बीमारियों को कंट्रोल में हम कर पाएँ, उन पर नियंत्रण कर पाएँ, और इन फ्यूचर ये सारी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। उसके बाद बाढ़ को लेकर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं वाटर लेवल जब भी बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए भी हम बहुत सारा कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं कुछ ना कुछ बदलाव हमें करने होंगे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें बदलाव करना होगा। लेकिन हम जरूरी होगा कि हम अगर हम डीपली स्टडी करेंगे या डीपली कुछ भी नॉलेज रखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, तो हम कुछ ना कुछ इस तरह की वार्निंग तो दी जा सकती है, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणी। अगर हम बात करते हैं प्रेडिक्शन को लेकर, ठीक है ना, आखिर प्रेडिक्शन को लेकर भी हम बात कर सकते हैं अगर हम डीपली स्टडी करेंगे डेफिनेटली। जैसे हम देखते हैं रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज, रिसर्च में हम क्या करते हैं, नए नए तथ्य की खोज करते हैं। और रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि इन फ्यूचर हम अलर्ट रह पाए और अपनी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर पाएँ, इसलिए तो की जाती है रिसर्च। तो रिसर्च के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जो भी हम बात कर सकते हैं, जो भी इस तरह के एफर्ट्स कर सकते हैं, जो भी अगर हम देखें अर्थक्वेक को लेकर जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना, जो भी अगर हम बात करें जियोलॉजिस्ट, जो भूगोल विज्ञान को लेकर जो भी समझ उनकी है, ठीक है ना, वो इस तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पॉल साइंस वाले अर्थक्वेक को लेकर भविष्यवाणी कर सकते हैं या बाढ़ को लेकर, फ्लड को लेकर, ठीक है ना, इस तरह की भविष्यवाणी की जा सकती है। या डिजीज को लेकर अगर हम देखें इस तरह की जो भी डिजीज है, जो एट प्रेजेंट में जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके लेकर कौन करेगा भविष्यवाणी? अगर हम बात करें डॉक्टर कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट होंगे, इस तरह की भविष्यवाणी की जा सकती है कि इन फ्यूचर इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ सकती है। और जो अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंट के अगर हम बात कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, वेदर साइंस, वो इस तरह की बात कर सकती है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक भविष्यवाणी प्रेडिक्शन की जा सकती है। अर्थक्वेक को लेकर भी इस तरह की भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे देखें, आखिर उसके लिए ज़रूरी क्या है, आखिर हमें कम्प्रीहेंसिव बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, डीप स्टडी करना होगा, तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन हमें भी देखते हैं
आखिर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कॉस्मोलॉजी। और अगर हम देखते हैं कॉस्मोलॉजी आखिर है क्या, वैसे तो कॉस्मोलॉजी का आप जब गूगल सर्च करते हैं तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है, ठीक है ना, विश्व ज्ञान, इट मीन्स वर्ल्ड नॉलेज, जो कॉस्मोलॉजी का एक मीनिंग हम निकालते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कॉस्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है, जो पोल साइंस में इसको यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझ। और इसकी समझ से हमें क्या बड़ा बेनिफिट हो सकते हैं, हमें भी देख सकते हैं अपने बारे में, अपने खुद के बारे में, ठीक है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने खुद के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं और दूसरों जो अदर पीपल हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम अपने बारे में भी और अदर जो पर्सन होते हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं। दोनों के बीच में, या हम कहीं दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाती है, ठीक है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होता है। अगर हम बात करें जो कॉस्मोलॉजी की, जब हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो इसका जो एक सिंपल सा मैंने बात की, इसका जो एक मीनिंग क्या है निकलता है, अगर हम गूगल पर सर्च करें विश्व ज्ञान, इट मीन्स वर्ल्ड नॉलेज। लेकिन वर्ल्ड नॉलेज की जब हम बात करते हैं वो अलग एक मीनिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो कॉस्मोलॉजी की जो बात की जा रही है वो क्या है कि हम अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारी समझ पॉजिटिव होगी तो हम कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव सोच पाएंगे। लेकिन हमें भी देखते हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, और जब हम अच्छे से जान पाएंगे तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे हम चलें, नेक्स्ट जो हमारा इसमें एक पॉइंट है उसमें हम देखें मानव और गैर मानव प्रकृति की व्याख्या, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन नेचर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें। और जैसे हमने जो इस वीडियो की जब स्टार्टिंग हमने की थी तो हमने बात की थी एम्पेरिकल मेथड, और उसमें हम बात करें इट मीन्स अनुभव मूलक पद्धति, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। सेंस ऑफ ऑर्गन्स की हम बात करें, सेंस ऑर्गन्स आखिर जिसको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया, ठीक है ना, तो उसका अगर हमें नॉलेज है, अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं तो उसमें जैसे हमने बात की थी आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इन सभी को लेकर अगर हम बात करें, और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में स्पेशली, और रिलेवेंस को लेकर जब हम बात करते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन हम बात करें जैसे ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, अवलोकन या प्रेक्षण इसको हम बोलते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, हम अगर किसी भी प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, उसका अवलोकन कर पाते हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या भी, एक्सप्लेनेशन भी की जा सकती है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो अगर हमने डीप स्टडी किया है उस पर तो हम प्रेडिक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जरूरी कैसे हो पाएगा, ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें ऑर्गन्स, सेंस ऑफ ऑर्गन्स की हम बात करें, हमें यूज करना होगा, आंखों का भी इस्तेमाल करना होगा, कान का भी, नाक का भी, जीवा का भी, त्वचा का भी, ठीक है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु कैसी दिखती है, अगर हम देखें कोई वस्तु हम कैसे देख पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं, और हमें भी देखते हैं, फिर उसका कलर हमारी आंखें डिसाइड करती है। ऐसा तो नहीं है कि हम टच करने से उसका कलर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये इस कलर की होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई वस्तु कैसे दिखती है, और हमें भी देख सकते हैं कि इस वस्तु का दूसरी वस्तु से कैसे संबंध हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो हम कैसे, देखने पर ही तो हो सकता है, ठीक है ना। जब हम उसको सीन कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे तो तभी तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अब हम ये भी देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम उस कंटिन्यू प्रोसेस में बने रहना चाहते हैं तो हम उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं कि इसकी ये फीचर्स है। अगर हम किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं, सपोज करें कोई भी फ़ैन हो सकता है, फ़ैन को अगर हमने देखा है तो हम उसके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, इसका कलर ये है, और इस तरह का एक बेनिफिट ये भी है, इसका कितने वोल्टेज तक की इलेक्ट्रिसिटी को ले पाता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसके बारे में समझ रखते हैं तो ही तो हम बता सकते हैं। चलिए, लेकिन ये हो गया कि ठीक है हम आँखों का इस्तेमाल करते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उससे आगे हम थोड़ा सा चलें,
अभी तक तो हमने टू ही सेंस ऑर्गन्स की हमने बात की है, लेकिन अब आगे हम चलते हैं। एग्जाम्पल भी हमने कुछ ऐड किया इसमें। आँख के पास जाने पर हमें, ठीक है ना, आँख के पास जाने पर क्या होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है। इट मीन्स हमें जो है, हम बात करें, ठीक है ना, तो गर्मी का एहसास होता है। तो वो कैसे पता लगेगा? अगर हम बात करें स्किन, जब स्किन हीट बनेगी, स्किन पर हीट बनेगी तो हम एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, ऐसा रियलाइज करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, गर्मी हो रही है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं उसमें, चाहे कोई ए कैंडिडेट, ठीक है ना, ए पर्सन की हम बात करें, बी सी डी, कोई भी इसके सामने आएगा, ठीक है ना, फायर आग के सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। आने पर उसको फील क्या होगा? आग के सामने पर ऐसा तो नहीं एक ए कैंडिडेट को या ए पर्सन को वो अलग तरीके से रियलाइज कराएगी, ठीक है ना, बी पर्सन को वो अलग तरीके से रियलाइज कराएगी, सी को अलग तरीके से रियलाइज कराएगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, सेम एक कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, उसको रियलाइज यही होगा, ठीक है ना, हीट का। लेकिन हमें भी देख सकते हैं उसके बाद क्या, अगर हम कंटिन्यूस तरह का एक एफर्ट्स अगर हम करें, ठीक है ना, जिस तरह से भी हम उसको महसूस कर रहे हैं गर्मी को, तो इसकी भविष्यवाणी क्या की जा सकती है? की जा सकती है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कोई भी गर्मी के साथ, कोई भी हीट के सामने आएगा या फायर के उसके आग के सामने आएगा तो उसको गर्मी महसूस होनी है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी प्रेडिक्शन को लेकर बात की जा रही है। लेकिन उससे भी और भी थोड़ा सा हम समझें, जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन, मनुष्य को समझना, और उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे टू वर्ल्ड को लेकर दो विश्व की हम बात कर सकते हैं। एक है नॉन ह्यूमन और एक है ह्यूमन वर्ल्ड, मनुष्य की दुनिया। देखिए हम फर्स्ट में क्या है, प्राकृतिक दुनिया। प्राकृतिक दुनिया में हम बात करते हैं जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, वो सब क्या है, प्राकृतिक दुनिया है। वो हमारे अनुसार नहीं चल रही है। अगर हम बात करें जो प्राकृतिक दुनिया है, पेड़ पौधे क्या हमारे अनुसार सारे काम कर पाते हैं? नहीं, पेड़ पौधे नेचर पर डिपेंड है, नेचर ही उन्हें सब कुछ दे पाती है, ठीक है ना। लेकिन हमें भी देख सकते हैं उसके बाद जो मनुष्य की दुनिया है, ठीक है ना, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम ये मान चलते हैं कि ठीक है, जो गैर मानव, इट मीन्स नॉन ह्यूमन जो वर्ल्ड है वो अलग तरीके से काम करता है, इट मीन्स नेचुरल वर्ल्ड की हम बात करते हैं। जो प्राकृतिक दुनिया है वो अलग तरीके से काम करती है, जिसमें हमने बात की पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, कुछ भी। उसके बाद मनुष्य की दुनिया वो अलग तरीके से काम करती है, ठीक है ना, उसका लाइफ स्टाइल ही अलग है। लेकिन हमें देख सकते हैं अगर हम चाहकर भी, अगर हम चाहे नॉन ह्यूमन जो वर्ल्ड है या हम क्या नेचुरल वर्ल्ड है, अगर हम कितनी भी कोशिश करें हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं पेंडेमिक सिचुएशन जो इतने लंबे समय से चल रही है, अगर हम इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते तो डेफिनेटली या इन फ्यूचर हमको भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कि हम मान बैठे कि हाँ हम 100% नेचुरल वर्ल्ड पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रकृति पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि ह्यूमन के हमेशा एफर्ट्स होते हैं कि मुझे प्रकृति पर पूरा ही कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ह्यूमन वर्ल्ड की बात करते हैं, मनुष्य की जो दुनिया वो अलग तरीके से है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या, उसको भी समझना जरूरी है। फर्स्ट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, अगर हम दोनों के डिफरेंस को समझें, इट मीन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वर्ल्ड्स, तो इसमें हम देख सकते हैं मनुष्य की दुनिया। मनुष्य की दुनिया की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है मनुष्य के द्वारा, और विदाउट एक्टिविटी कोई काम पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं बिहेवियर, जैसा हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं गतिविधियाँ और व्यवहार पर यह आधारित है। और जब हम नेक्स्ट पर आते हैं, नेचुरल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, प्राकृतिक दुनिया में क्या है, स्वतंत्रता की अवस्था पर यह आधारित है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि मनुष्य की दुनिया, ठीक है ना, वो अलग तरीके की है, और जो नेचुरल वर्ल्ड है वो अलग तरीके से काम करती है। उसमें फ्रीडम भी ज़्यादा होती है, इट मीन्स बेस्ड ऑन फ्रीडम स्टेज की हम बात कर सकते हैं, प्राकृतिक अवस्था पर यह आधारित है। और इस जैसे हम बात कर सकते हैं रेन, बारिश, स्टॉर्म, तूफान, और थंडर क्लाउड, बादल का गरजना। क्या हम कह सकते हैं बादल मत गरजो? ऐसा पॉसिबल है? बादल तो गरजेंगे चाहे हम कितना भी मना करें, ठीक है ना। बारिश होनी है, हमारे अनुसार नहीं होती है। जो वेदर साइंस है, हालांकि वो इस तरह की प्रोडक्शन क्रिएट कर सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर सकती है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कभी कभी वेदर साइंस भी फेल हो जाती है।
प्रेडिक्शन 100% श्योरिटी नहीं है। क्या कभी वेदर साइंस ये बोलती है कि 100% बारिश होनी है? वह भी एक सेंटेंस ऐड करती है कि बारिश होने की संभावना है। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी तो की जा रही है, लेकिन मे बी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो 100% श्योर कर दे तो फिर तो एक तरह का, फिर तो कह सकते हैं कि भगवान ने घोषणा की है, फिर उसको वेदर साइंस क्यों बोलते हैं? अगर उसमें 100% श्योरिटी होगी या 100% रिजल्ट जो आना है वो आ ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो वेदर साइंस को ही भगवान मानने लग जाएंगे। तो कंडीशन अलग अलग हो सकती है। बारिश हमारे चाहने या ना चाहने, अगर हम सोचें कि बारिश आएगी, ठीक है ना, नहीं भी आ सकती। अगर हम कहेंगे बारिश बिल्कुल भी नहीं आएगी तो आ जाए, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें देख सकते हैं कि उसमें एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, फ्रीडम उसमें सबसे ज़्यादा है। वो चाहे बारिश आए तो आ सकती है, ठीक है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कहीं कोई ऐसा कैलेंडर नहीं बना सकते कि हाँ इस डेट में बारिश होगी या इस डेट में स्टॉर्म तूफान आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। या इस डेट में बादल गर्जन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी अलग अलग तरीके की हम देख सकते हैं। नेचुरल जो वर्ल्ड है वो प्राकृतिक दुनिया अलग तरीके की एक दुनिया है। लेकिन इसमें हमें भी देख सकते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, प्राकृतिक विश्व में हमारे अनुभव की प्रकृति मनुष्य की प्रकृति से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। इट मीन्स हमें देख सकते हैं जो एक नेचर की हम बात करें, ठीक है ना, जो प्रकृति आखिर उसका जो एक नेचर है, ठीक है ना, जो उसकी प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है हमसे। जो हम देखते हैं, जो एक ह्यूमन वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जो मानव दुनिया है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल देख पाते हैं। हालांकि इसमें जब हमने बात की थी एम्पेरिकल मेथड, उसमें कुछ एग्जांपल भी हमने ऐड किए थे, और इसमें कुछ एग्जांपल जो हमने ऐड किए थे, हम बात कर रहे थे इसमें एम्पेरिकल मेथड के जो एग्जांपल है, जैसे हैंड रेज की हमने बात की थी, हाथ ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो हम ये भी देख सकते हैं जैसे क्लासरूम में हैंड रेज किया जाता है तो उसका अलग मीनिंग होता है, जो क्लासरूम में, ठीक है ना, उसका अलग मीनिंग है। कॉलेज मीटिंग की हम बात करें उसमें अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। और क्रिकेट एम्पायर की हमने बात की थी, उसमें कुछ डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें देख सकते हैं आखिर एम्पेरिकल मेथड में जब हम बात करते हैं हैंड रेज किया जा रहा है, ठीक है ना, उसका मीनिंग हम कैसे निकाल पाते हैं? अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, और उसमें हमें सेंस ऑर्गन्स की हम बात करें, उन सभी का हम यूज कर पाते हैं। उनको हम जैसे हमने सबसे पहले देखा, ठीक है ना, अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन कानों से हमने सुना कि ऐसा हुआ, इस, ठीक है ना, इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया एम्पायर के द्वारा, और हैंड उसने ऊपर किया, तो हम आइडिया लगा लेते हैं। इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, हमारी कॉमन सेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम ये बोलकर भी बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि मनुष्य की दुनिया अलग है, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन हमें देख सकते हैं कि एक्टिविटी तो की जा रही है, हाथ ऊपर उठाया, उसकी एक्टिविटी अलग है, लेकिन हाथ उठाने की अलग अलग मीनिंग है। क्लासरूम में देखते हैं उसका मीनिंग अलग है, कॉलेज मीटिंग में हम देखते हैं, या फिर क्रिकेट एम्पायर की हम बात करें, अगर उसने हाथ ऊपर किया है तो उसके मीनिंग अलग अलग हो, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलें, एक एग्जाम्पल और की हम बात करें इसमें, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है राज्य को समझना, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट। राज्य को समझने के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर सकते हैं पावर, शक्ति, ठीक है ना, पावर को लेकर हम बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, और इसमें हम बात करें शासक, ठीक है ना, शासक, शासित, वायलेंस, कम्युनिटी, एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, अस्तित्व, इन सभी को लेकर अगर हम बात करते हैं, डिक्टेटर, शासक, और इसमें कंडीशन ये भी बन जाती है, या रूरल की हम बात करें, जो रूरल होता है, जो शासक होता है, तो इस तरह की कंडीशन बन सकती है। अगर हम स्टेट को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है ना, तो तब भी हमें सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना होता है। इट मीन्स अगर हम जो स्टेट के बाद जो पावर होती है, ठीक है ना, तो उसको हमें समझने के लिए अपने सेंस ऑर्गन से, हम जिसको कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम चाहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, आखिर जो सिस्टम प्रणाली है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वायलेंस, ठीक है ना, और हम ये भी कह सकते हैं जैसे पावर आने के
हम अगर हम बात करें पावर आने पर गवर्नमेंट क्या कुछ उसका यूज़ कर सकती है, और हमें भी देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अलग अलग तरीके से वह काम को कर पाती है। लेकिन उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या उसके लिए कोई एक एज क्राइटेरिया हम बना सकते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट को लेकर या हम कहें गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू चलती रहती है, उसको हम सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं। और उसमें हम देखें जैसे वायलेंस, हिंसा क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है वायलेंस को। ये सभी क्या है, हम बात कर रहे हैं जैसे राज्य को समझना। अगर हम चाहते हैं स्टेट को समझना चाहते हैं तो हम ये भी कहेंगे कि हमें पावर को भी समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, गवर्नमेंट सिस्टम को भी समझना होगा, ठीक है ना, और रूरल शासक को भी हमें समझना होगा। और उसके बाद हम वायलेंस की बात करें, हिंसा को भी समझना होगा, आखिर हिंसा क्यों होती है, किस तरह की हिंसा है, कोई सांप्रदायिक हिंसा है या फिर वैसी कोई अलग तरीके से हिंसा हुई है, ठीक है ना। कम्युनिटी के काम क्या होते हैं, समुदाय क्या काम करता है, हमारा एग्जिस्टेंस या हमारा अस्तित्व क्या है, सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन हमें देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड, मनुष्य की दुनिया में हम देखते हैं स्पेशली जो भी हम कह सकते हैं एक्शन बेस्ड, इट मीन्स कार्य के आधार पर ही हम उसको समझ सकते हैं कि मनुष्य की दुनिया को बहुत सारी एक्टिविटी होती है। और अगर हम कहें कि जो भी काम होते हैं, जो भी एक्टिविटी की जाती है सोसाइटी में, वो सारी सही होती है या गलत होती है। लेकिन जिस तरह की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छी है, तो हम कह सकते हैं सही और डिसीजन, सही और गलत का डिसीजन हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं किस बेस पर हम करते हैं, एथिक्स, एट मीन्स हम कहें मोरालिटी के बेस पर हम कह सकते हैं, एथिक्स, नैतिकता के बेस पर हम सही डिसीजन, सही का सही और गलत को गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं जैसे नॉर्मेटिव मेथड पर भी हमने बात की थी, ठीक है ना, क्या हमें करना चाहिए, एट मीन्स क्या करें। अगर हमें लगता है कि जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है वो सही नहीं बना हुआ है, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और यह हम कह सकते हैं वायलेंस जो हो रहे हैं वो सही नहीं है, गलत हो रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है ना। कम्युनिटी जो भी काम कर रही है, जो भी सोसाइटी में काम हो रहे हैं वो सही है गलत है। लेकिन अगर हम उसको सही माने हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, सोसाइटी में बहुत सारा कुछ गलत हो रहा है सब कुछ, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, बहुत सारा सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और आगे हम चलें, जैसे एक बैट्समैन की अगर हम बात करते हैं, एट मीन्स एक क्रिकेटर प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, उसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं। और गेम थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, गेम थ्योरी स्पेशली हम किसी भी फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कोई भी बॉलर है, ठीक है ना, वो उसको बॉल फेंकेगा, ठीक है ना, उसको भी बहुत सारे, उसके पास भी बहुत सारी एक कह सकते हैं कि उम्मीद है कि मैं इसका विकेट ले लूँगा, ठीक है ना, इसका आउट कर दूंगा मैं। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, और जो सामने जो प्लेयर है जो खेलने वाला है, ठीक है ना, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन हमें देखते हैं दोनों के पास भी ऑप्शन है, जो बैटिंग कर रहा है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे उसके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो बॉलिंग कर रहा है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले किस पर आए, दोनों पे हम फर्स्ट पर आते हैं, ठीक है ना। जो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, जो बॉलर है उसके पास ऑप्शन क्या है, वो चाहे तो, ठीक है ना, वाइड फेंक सकता है, या वो चाहे तो उसको आउट भी कर सकता है अगर बॉलिंग सही होगी, और जो प्रॉपर डायरेक्शन है अगर उस डायरेक्शन में बॉल की जाएगी तो आउट भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी कर सकता है अपने, ठीक है ना, अगर बॉल उसने थोड़ा सा भी सही डायरेक्शन में नहीं की तो वाइड भी जा सकती है, और अगर उसने उसको अच्छे से बॉलिंग की तो हो सकता है वो सिक्सर भी हो सकता है या फोर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये देख सकते हैं उसके पास भी बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी एक उसके पास ऑप्शन है, विकल्प हैं, ठीक है ना, अलग तरीके से उसके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बैट्समैन है वो क्या कर सकता है, वो आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकता है, सिक्स भी कर सकता है उस पर, और या फिर ऐसा भी हो सकता है उस पर कट करके उसको, ठीक है ना, बॉल को ऐसे ही जाने दे सकता है। तो सारी कंडीशन हम देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक प्लेयर को, ठीक है ना, और एक बैट्समैन को वो किस तरह का डिसीजन लेता है। लेकिन हमें भी देखते हैं कि अगर उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया तो उसकी तारीफ होती है, ठीक है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सामने जो
एक प्लेयर खड़ा है और इधर एक बॉलर, ठीक है ना, उसके बीच में कितना गैप मानते हैं? सेकंडों का खेल होता है, कुछ सेकंडों में डिसाइड करना होता है। जो बॉलर है उसको बॉल फेंकनी है कुछ सेकंडों में, और जो बैट्समैन है उसको भी डिसाइड करना होता है कुछ सेकंडों में ही कि मुझे इस बॉल को कैसे खेलना है। वो चाहे तो उसको आउट भी कर सकता है जो बॉलर है, ठीक है, उसको भी कुछ टाइम मिल रहा है और उसके पास भी कुछ सेकंडों का ही टाइम है। उसमें वो किस तरह का डिसीजन लेता है। अगर वो डिसीजन बहुत ही बेस्ट ले लेता है तो इन फ्यूचर उसके लिए एक रिकॉर्ड भी बन सकता है कि मैंने ऐसा किया था। और जो बॉलर है अगर उसने कुछ अच्छी बॉलिंग की तो उसके लिए भी एक अलग तरीके से उसका भी एक नई अचीवमेंट्स मिल सकती है, उपलब्धि मिल सकती है कि मैंने उस प्लेयर को ऐसे आउट किया था, ठीक है ना। तो कंडीशन अलग अलग है। लेकिन अब ह्यूमन पर आते हैं। अभी तक तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, हालांकि है तो ये भी ह्यूमन व्यक्ति से जुड़ा हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे क्रिकेट प्लेयर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ टाइम उसके पास लिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2-4 मिनट उसको मिल जाएंगे और उसके बाद पहले वो सोचेगा चलिए ठीक है तुम 2 मिनट सोचो और उसके बाद बॉल आएगी तुम्हारे पास। या ऐसा है कि जो ओवर करने वाला है, जो बॉलिंग करने वाला है, उसको बोल दिया जाए कि ठीक है तू 2 मिनट सोच ले और उसके बाद बॉल फेंक लेना। नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लिमिटेड टाइम है। तो हम ये देख सकते हैं जैसे थोड़ा सा, ये तो एक एग्जांपल हमने क्रिकेट प्लेयर के बेस पर हमने देखा, लेकिन अब देखिए ह्यूमन, अगर हम चाहें एक गुड लाइफ, उत्तम जीवन के लिए अगर हम बात कर सकते हैं, मॉरल ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, नैतिक स्वायत्ता। आखिर ये होती क्या है? अगर हम बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ है, ठीक है ना, हमारा लाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? मॉरल ऑटोनॉमी। इट मीन्स हम अच्छे से सोच सकें और उस दिशा में हम काम कर पाएँ। अगर हम सोचते रह जाएंगे और काम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिल पाएगा? नहीं, नेवर पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद हम देखें स्टेट, जैसे हम देख सकते हैं स्टेट कुछ इस तरह से कुछ पॉलिसी बना सकता है जिससे क्या हो, जनता के हित में निर्णय लिए जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर काम किए जा सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी की अगर हम बात करें, कुछ जॉब्स इस तरह की बनाई जा सकती हैं, कुछ हम कह सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं पब्लिक वेलफेयर को लेकर कुछ नई नई पॉलिसी लॉन्च की जा सकती है जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जाए। लेकिन अब जरूरी ये है, जैसे हमने थोड़ा सा एक बार वापस फिर आते हैं सही और गलत। अगर हम देखें जो एक बॉलर है, अगर उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है ना, तो उसकी तारीफ की जाती है। अगर जो बॉलर है, ठीक है ना, अगर उसने सही डिसीजन नहीं लिया है तो फिर हम कहीं ना कहीं पर सोचते हैं कि इसको ऐसे बॉल करनी चाहिए थी। भले ही हमें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कुछ कमियां ढूंढने लग जाते हैं कि अगर ये बॉलिंग ऐसे करता तो शायद ये आउट हो जाता। लेकिन उसके बाद अगर वो सपोज करें कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो उसको फिर बोला जाता है अगर थोड़ा सा और आगे आ जाता तो ये सिक्सर हो जाता। इस तरह की एक प्रेडिक्शन, एक संभावना बना ली जाती है। लेकिन अगर सही होता है तो उसको सही बोला जाता है। लेकिन हमें भी देखते हैं, जैसे भी एक बैट्समैन का एग्जांपल हमने दिया, कुछ उसकी आलोचना करेंगे, कुछ उसको सही बताएंगे, ठीक है ना, कुछ उसको कहेंगे बहुत अच्छा किया इसने, कुछ उसको गलत ठहराएंगे, तो दोनों ही संभावना बनी रहती है। ठीक उसी तरीके से हम देख सकते हैं स्टेट में भी अगर कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जाए कि हाँ डिसीजन बहुत अच्छा है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जनता को, गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, या जो लोअर सेक्शन की हम बात करें, ठीक है ना, उसके लिए कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी बनाई जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की, हम कहें एम्प्लॉयमेंट की दिशा में, रोजगार की दिशा में कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो उस तरह से हम देख सकते हैं गवर्नमेंट को हम अच्छा बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पब्लिक वेलफेयर को लेकर या हमके सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को लेकर जो भी कुछ हो रहा है स्टेट में, वो सभी के लिए हम कहेंगे सभी उसका एक्सेप्ट कर ही पाएंगे। क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? क्या वो स्वीकार करने योग्य होगा? ठीक है ना, सभी उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक बैट्समैन का एग्जांपल हमने दिया, क्रिकेटर का एक एग्जांपल दिया, क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें, ठीक है ना, सभी उसके फेवर में नहीं होते हैं और सभी उसके अगेंस्ट में भी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं जैसे स्टेट में हम देखते हैं, वैसे तो जनता अपने प्रतिनिधि, जैसे हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी को लेकर अगर हम बात करें तो जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। लेकिन इन फ्यूचर अगर वही कुछ ऐसी पॉलिसी बना ले जो जनता के हित में नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ जो ऐसा नहीं चाहते हैं वो तो फेवर में होंगे, वो तो सही कहेंगे कि बहुत सही हो रहा है।
लेकिन जिनको सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो उसको गलत बताएंगे। तो कंडीशन अलग अलग है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है अंडरस्टैंडिंग को लेकर, या हम कहें एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, मोरालिटी, इथिक्स, और इसमें नॉर्मेटिव एंड सेल्फ नॉलेज, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का रिलेवेंस तो इतना कुछ स्टडी करने के बाद तो हम माने बैठे हैं कि इसका रिलेवेंस तो अभी भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं हम बात कर सकते हैं, जैसे पॉसिबिलिटीज को लेकर तो हमने बात की, फ्यूचर प्लानिंग इज पॉसिबल, इट मीन्स भविष्य की योजना संभव है, ये सारे कुछ पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी तक अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो हमने प्रेडिक्शन भविष्यवाणी को लेकर ही बात की है कि अगर हम सोसाइटी के बारे में अच्छे से उसको समझ रखते हैं तो हम प्रेडिक्शन भी तभी क्रिएट कर सकते हैं, भविष्यवाणी तभी बनाई जा सकती है। तो भविष्यवाणी की योजना तो संभव है, पॉसिबल है, हम समझ ही चुके हैं। इसमें अगर हम देखें समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिलेवेंस है हम देख सकते हैं, जो बहुत सारी स्टेट में, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी इमर्ज होती है प्रॉब्लम्स, उन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प लेते हैं। तो इसलिए इसका रिलेवेंस है, इन फ्यूचर भी रहेगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं राजनीतिक वास्तविकता की जानकारी। आखिर पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति क्या है, कैसे काम करती है ये, ठीक है ना, इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी की हेल्प से ही हम उसको समझ पाते हैं, इसलिए इसका रिलेवेंस है। नेक्स्ट, मोमेंट, आंदोलनों को भी प्रेरणा प्रदान करने का काम करती है पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए रिलेवेंस है। हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इंस्पायर्स इवन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अगर हम देखते हैं जितने भी मूवमेंट होते हैं, नेशनल मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं, या फिर रीजनल मूवमेंट की हम बात करें, जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, या वैश्विक मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं, ग्लोबल मूवमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट में हम देखें, अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें कि इसमें कुछ इस तरह के एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, लेकिन वो किस बेस पर बनाई जाती है हम बात कर सकते हैं थ्योरी। अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं गांधीयन आइडियोलॉजी पर ही हमारे जितने भी मूवमेंट हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ रिवोल्यूशनरी के बेस पर भी हम देखते हैं, जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा मूवमेंट्स किए जाते हैं। कुछ उसमें मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन हमें देख सकते हैं कि आखिर जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, इस बेस पर हम देख सकते हैं बहुत एक इफेक्टिव हम आंसर अपना कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम सबसे पहले स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आखिर राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा उसको हम समझें। वैसे अगर हम देखें, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज रिलेवेंस, इसका आखिर प्रासंगिकता क्या है, इट्स रिलेवेंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसको हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। 4 पार्ट को हम सबसे पहले देखें, जो मीनिंग को लेकर हमने बात की है, मीनिंग के साथ साथ में हमने बात की है डेफिनेशन पर, और व्हाट इज पॉलिटिकल क्या है, और थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। और उसमें हमने फिर जो सेकंड पार्ट इसका बनाया है, उसमें स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर हमने बात किया कि इसका क्षेत्र क्या है, कितना बड़ा ये फैला हुआ है, विस्तार क्या है, किस किस को लेकर हम इसमें बात कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात की थी सिग्निफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है वो कंप्लीट हमने किया है रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम चाहते हैं कि रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत ही बेस्ट हम परफॉर्मेंस कर पाए, बहुत अच्छा कुछ कर पाए, तो ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग से जो 4 पार्ट है हमारे, इन 4 पार्ट को हमें कंप्लीट समझना होगा, देखना होगा, तभी हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।